नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे महावीर समता संदेश के 33वें साल के पहले अंक, जो आज जो प्रकाशित हो गया था, लेकिन लोकसभा के नए सत्र के चलते उसके जो वीडियो बनाए और नीट की जो वीडियो बनाए उसके चलते इस पर बात नहीं हो पाई। वो आज हम इस पर बात करेंगे। बात शुरू करने के पहले मैं आपसे वही एक अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल एयर टू फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और इसका एडवांटेज ये है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आप सबसे पहले उसको देख पाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को मैसेज करें। और इन वीडियो पे चर्चा भी कर सकते हैं। हमारे को आप अपने कमेंट भेजें और सुझाव भी भेजें और वो सुझाव हमें बेहतर करने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। महावीर समता संदेश के 32 साल पूरे होने पर महावीर समता संदेश और समता संवाद मंच के लोगों ने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थान को लेकर कुछ व्यवधान हुआ। यह तंग दिल और सामंती मानसिकता का प्रतीक के रूप में सामने आया, जिसे महावीर समता संदेश के पाठकों ने प्रतिरोध तो किया, लेकिन कार्यक्रम पर उसका अधिक असर नहीं होने दिया। और उन्होंने अपनी गोष्ठी कार्यक्रम में गांधी को कौन जानता है विषय पर ही चर्चा केंद्रित रखी। और इसके साथ ही गांधी महात्मा एवं सत्यधर्मी पुस्तक को जो प्रोफेसर सुजीत कुमार ने उड़िया भाषा में लिखी, उसका अनुवाद दिनेश माली ने किया। साहित्यकार है दिनेश माली और अनुवादक है बहुत अच्छे। उड़िया की बहुत सारी किताबों का उन्होंने हिंदी भाषा के लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका अनुवाद किया। इसी तरह से इस किताब का भी उन्होंने अनुवाद किया। उसका लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में हुआ, उस पर भी चर्चा हुई। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के पहले पृष्ठ पर समारोह की रिपोर्ट प्रकाशित की है। और पहले पृष्ठ पर ही उदयपुर के नागरिकों ने और महावीर समता संदेश के पाठकों ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा इस व्यवधान के विरोध में, उसको भी इस पृष्ठ पर प्रकाशित किया, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की। दूसरे पृष्ठ पर हमारे समता संवाद मंच के साथी और महावीर समता संदेश के पाठक आरिफ रजा, जो बहुत ही युवा हैं, छात्र हैं, और उन्होंने जो है 15 जून की घटना और उस कार्यक्रम और प्रतिरोध की घटना को बहुत ही अच्छी तरह से रिपोर्ट किया। उसको भी इसमें इस दूसरे पृष्ठ पर स्थान मिला। और उन्होंने उसमें ये बड़ी बात लिखी कि ये कहावत सी चल पड़ी है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मजबूरी का नाम नहीं है महात्मा गांधी,
मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। और जब ये मजबूती का नाम महात्मा गांधी की बात लोगों को समझ आ जाएगी तो इस देश का भविष्य ही बदल जाएगा। तो ये इसके नीचे के पृष्ठ पर, आधे पृष्ठ पर महावीर समता संदेश में की सदस्य बनने का एक विज्ञापन छपा है। और तीसरे पृष्ठ पर पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी, बिहार के हैं, आरजेडी से संबंधित हैं शायद, और उनका एक आलेख छपा है और वो गैर बराबरी का सवाल उठा रहे हैं और ख़ास तौर से उन पूंजीपतियों के बच्चों की शादियों के अंदर जो अपव्यय हो रहा है और जिस तरह से उसके ऊपर अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको लेकर वो चिंतित हैं। और उन्होंने ये बात दर्शाई है कि इन पर रोक लगनी चाहिए और गैर बराबरी ख़त्म करनी चाहिए। चौथे पृष्ठ पर हमारे कवि और लेखक साहित्यकार अशोक मंथन जी ने प्रोफेसर सुजीत कुमार की किताब का, जिसका हमने लोकार्पण किया था यहाँ पे, उसकी समीक्षा लिखी है। वो समीक्षा उन्होंने उस लोकार्पण समारोह में भी पढ़ी थी और यहाँ पे हमने उसको प्रकाशित भी किया है। और पांचवें पृष्ठ पर बहुत ही शानदार एक लेख है और बहुत सारे सवाल लोग देश की राजनीति में पे और ख़ास तौर से दक्षिणपंथी राजनीति पे, आरएसएस और बीजेपी पे के अंतर्द्वंद जो हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। और मोहन भागवत का इस पर चित्र छपा है और उन्हीं के शायद उन्हीं के कहने मतलब बात को उठाया गया है। और छठे पेज पर पत्रकार जय सिंह द्वारा 1 जुलाई से लागू होने वाले कानूनों आईपीसी और आरपीसी को बदल करके जो नए कानून बनाए हैं उनके ऊपर अपनी टिप्पणी लिखी है और कहा है कि इन कानूनों का वकील जो एडवोकेट बिरादरी है वो भी इनका विरोध कर रही है। तो और ये उनके नज़र में मतलब वास्तव में भी है ये कि ये कानून आम नागरिकों की निजी आज़ादी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, हमला है और इनको लागू होने से रोके जाना चाहिए। शायद ये मुद्दा अभी पार्लियामेंट में भी उठेगा। और 7वें पृष्ठ पर अमरजीत कौर जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर है और एटक की जनरल सेक्रेटरी है, उसने मज़दूरों के पक्ष में एक बयान दिया है, उसको प्रकाशित किया है। और अमरीश कुमार जी ने एक नया एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है भी कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो तो पार्लियामेंट में चले जाते हैं या असेंबलीज़ में चले जाते हैं या और वो वहाँ जाकर के अपना जैसे काम करते हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर पे रहने वाले लोग हैं, हारने वाले लोग, जो जैसे पार्लियामेंट में भी बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे लोग जो है उनको वोट देते हैं। जैसे उदयपुर में ही गौरव वल्लभ जब खड़े हुए थे विधानसभा के लिए तो उनको 65,000 लोगों ने वोट दिया। तो 65,000 लोगों के वोट पाने वाले का भी ये दायित्व है कि उन 65,000 लोगों के बल्कि सारे क्षेत्र की लोगों की समस्याओं को आप हल करने की आपके पास पावर नहीं है तो आप उनको उठा तो सकते हैं, उनको उनके बीच में रह करके उनकी समस्याओं को जान करके उनको हल करने का प्रयास करें और उनको वाणी देने का काम तो करें, कम से कम उनको उठाने की बात तो करें। तो ये बहुत ही एक जिम्मेदार बात कही है और इसको सारे विपक्षी नेताओं को मतलब जो हारे हैं
चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, जो हारे हैं उन नेताओं को उन क्षेत्रों में जाकर के लगातार सक्रिय रहना चाहिए। ये इसका कुल उद्देश्य है। और फिर 8वें पेज पर जो है, और फिर 7वें पेज पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर जी ने वहाँ की समस्याओं को लेकर, ख़ासतौर से बांध की ऊंचाई लेवल को न बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रही है। वो 39 सालों से वो जो आंदोलन चल रहा है। और पिछली बार भी जैसे बांध की ऊंचाई बढ़ा दी थी तो बहुत सारी ज़मीन और बहुत सारे गांव उसमें जलमग्न हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी वो हुआ था। तो वो कह रही है कि 122 मीटर से ऊपर नर्मदा सागर डैम का, बजाज सागर डैम का जो है वो लेवल नहीं बढ़ाना चाहिए, पानी छोड़ते रहना चाहिए, ताकि इधर के जो डैम साइड के नीचे के लोग हैं जो पानी भर जाता है वो ऊपर पानी नहीं भरे और लोग उससे परेशान न हो। और पुनर्वास की बात तो है ही है कि उनका जब तक पुनर्वास नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और तो वो इन सारी बातों को लेकर के अनशन कर रही थी। पाँचवें दिन की रिपोर्ट है ये। 5वें दिन किसान संयुक्त मोर्चा, अखिल भारतीय संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा ने उनकी मांगों का समर्थन किया था, उसकी जो खबर है उसको प्रकाशित किया। और 8वें दिन नर्मदा घाटी के प्रशासन के कमिश्नर, महाकमिश्नर के आश्वासन पर मेधा पाटकर जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। और अंतिम पृष्ठ पर जो है बच्चों के साथ के जो खिलवाड़ हो रहा है छात्रों के साथ, और ख़ास तौर से नीट परीक्षा को लेकर के जो बातें हुई है अभी, सारी परीक्षाओं में बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि 13 ऐसे प्रांत हैं जहां पर परीक्षाएं लीक हुई है। और हमें लगता है कि ये लीक करवाने का जो रैकेट है वो एक ही है, सब जगह वही रैकेट काम में आ रहा है। और ठीक है, उनके एजेंट्स तो अलग अलग जगह अलग अलग होंगे, लेकिन नेट की यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई है, नीट की परीक्षा पर बहुत बड़े सवाल हैं, नीट पीजी की परीक्षाएं रद्द हुई है। तो इस तरह से कई परीक्षाएं रद्द हुई है और बच्चों का भविष्य इसमें खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं और बहुत मेहनत करके परीक्षा देते हैं और फिर उस परीक्षा का परिणाम भी लीक से आ जाता है, तो उनकी जो संभावना है वो समाप्त हो जाती है। तो और हमें लगता है, जो हमने पहले भी वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था कि जब तक आप ये परीक्षा को आउटसोर्स करते रहेंगे, जब तक आप परीक्षा आउटसोर्सिंग से करवाएंगे, तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग बंद करें और शिक्षा में जो व्यावसायिकता आप पैदा कर रहे हैं और व्यावसायिकता की तरफ इसको ले जा रहे हैं, मतलब कमर्शियल कर रहे हैं और पूंजी के साथ इसको जोड़ रहे हैं, वो बहुत ही भयानक परिणाम देने वाला है, घातक परिणाम देने वाला है। इसलिए शिक्षा का निजीकरण बंद करें, शिक्षा का कमर्शलाइजेशन बंद करें और आउटसोर्स बंद करें। ये तीनों काम करने से ही शिक्षा में व्यवस्था में सुधार होगा। और तो ये था आज के, मतलब ये इस 33वें साल के पहले अंक की रिपोर्ट, और हमें लगता है आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप इसको देखने के बाद फिर पढ़ने का भी मन बनाएंगे। तो ये इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और एक बार फिर ये अपील करते हैं कि अगर आपने
हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगर कोई सुझाव हो तो दें। आपके सुझाव जो है हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नया नारा लगाया अभी पार्लियामेंट के अंदर, जय संविधान। हम तो क्या काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं इसको और बहस भी कर रहे हैं।